एक तरफ 20,000 चांदी के सिक्कों की दांव पर लगी शाही इज्जत और दूसरी तरफ शिवांश के दिल में भड़कता हुआ खतरनाक ज्वालामुखी। युवराज जय ने सरेआम अवनी को उन्नति औषधि का तोहफा भेजकर खुद ही अपनी मौत को दावत दे दी है। लेकिन क्या कोई जानता है कि ये सारा खेल असल में किसका रचा हुआ है? अब आगे। आधे घंटे बाद पूरे मेपल लीफ पवेलियन में भुने हुए मांस की स्वादिष्ट महक फैल गई। अवनी चौहान ने अपने छोटे भाई, माँ और काका नान को बुलाया और वे सभी अलाव के चारों ओर बारबेक्यू के लिए इकट्ठा हुए। दीदी, ये बहुत स्वादिष्ट है। समर के गाल मांस चबाते हुए फूले हुए थे और वह पूरी तरह से संतुष्ट लग रहा था। मैंने पहले कभी ऐसा अनोखा भुना हुआ मांस नहीं खाया। माँ ने भी खुशी से खाते हुए पूछा, बेटी, तुमने इस मांस पर जो मसाला छिड़का है, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। ओह, इस मसाले को जीरा कहते हैं। मसाला या आध्यात्मिक जड़ी बूटी? खांसी खांसी। शिवांश सूर्यवंशी भुने हुए मांस का एक टुकड़ा खाते हुए लगभग ठसका खा गया। उसने अविश्वास से अवनी चौहान को घूरा और बोला, तुमने सच में उस बहुमूल्य आध्यात्मिक जड़ी बूटी को पीसकर मसाले के रूप में इस्तेमाल कर लिया जो मैंने तुम्हें दी थी? उसने आगे कहा, मुझे लग ही रहा था कि यह स्वाद इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। चूंकि अग्निसारस का मांस इतना स्वादिष्ट था, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अवनी चौहान ने मासूमियत से कहा, जीरा तो एक मसाला ही होता है। 21वीं सदी में बारबेक्यू के लिए एक अत्यंत आवश्यक सामग्री। शिवांश सूर्यवंशी के होठों पर एक बेबस कड़वी मुस्कान आ गई। यह एक शीर्ष श्रेणी की आध्यात्मिक सामग्री है जिसका उपयोग साधना की औषधियां बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन तुमने इसका उपयोग खाना पकाने में क्या बुराई है? अवनी चौहान ने अपने होंठ सिकुड़े और लापरवाही से कहा, यह अग्निसारस पहले दर्जे का उच्च स्तरीय मायावी जीव है और जीरा एक प्रथम श्रेणी की बेहतरीन आध्यात्मिक सामग्री है। मैं आपके लिए जो बना रही हूँ वह एक अत्यधिक पौष्टिक औषधीय भोजन है। हम्फ। शिवांश सूर्यवंशी ने उस महिला को ऐसे देखा मानो कह रहा हो, मैं तुम्हारा क्या करूं? खैर, कोई बात नहीं। अगर कुछ बर्बाद भी हुआ तो क्या? ऐसा तो नहीं है कि वे नुकसान नहीं सह सकते। जब उसने इस लड़की को चुन ही लिया है तो उसका साथ देना, उसे लाड़ प्यार करना, उसकी हर इच्छा पूरी करना और पूरी ताकत से उसकी रक्षा करना ही उसका काम है। शाही परिवार का खौफ और अवनी की निडरता। दीदी, आप कमाल हैं। आपने हमें अग्निसारस का भोजन दिया। हे, शायद महल में राजसिंहासन पर बैठे व्यक्ति ने भी इसे नहीं खाया होगा। समर की चोटें अभी थोड़ी ही ठीक हुई थीं, लेकिन वह पहले से ही ऊर्जा से भरा हुआ था। माँ लंबे समय तक दंग रही। अग्निसारस। सदमे से उनका चेहरा पीला पड़ गया। क्या एक दिव्य पक्षी को खाना गैरकानूनी नहीं होगा? इसमें कौन सा कानून टूट गया? अवनी चौहान हंसी, माँ, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। अग्नि साम्राज्य में ऐसे कोई अजीब कानून नहीं हैं। अगर आप चिंतित हैं तो मैं काका नान से एक हिस्सा पैक करवा कर महल में सम्राट सूर्य प्रताप को चखने के लिए भेज देती हूँ। माँ ठंडे पसीने से भीग गईं। नहीं, उनकी बेटी सच में अविश्वसनीय रूप से निडर हो गई थी। सीधे सम्राट को उनके नाम से पुकारने की हिम्मत करना और उन्हें एक पौराणिक पक्षी का मांस भेजना, क्या ये शाही परिवार की गरिमा पर सीधा हमला नहीं है? उन्नति औषधि की दीवानगी। हे दीदी, यह अग्निसारस का मांस सच में बहुत स्वादिष्ट है। आपका छोटा भाई अपने शरीर में एक गर्म धारा बहती हुई महसूस कर सकता है और मुझे लग रहा है कि मेरी साधना अगले स्तर पर पहुंचने वाली है। समर ने अपना मुंह तेल से भरते हुए खाया, उसका भोला चेहरा खुशी से लाल था। अवनी चौहान ने हाथ बढ़ाकर अपने छोटे भाई के बाल सहलाए। अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं अब से इसे तुम्हारे लिए रोज बनाऊंगी। समर की आंखें चमक उठी। बहुत बढ़िया दीदी, आप बहुत अच्छी हैं। माँ अभी भी भारी मन से खा रही थीं, लेकिन अपने दोनों बच्चों को इतना खुश देखकर उन्होंने अपनी चिंता छोड़ दी। कौन सा कानून, कौन सा शाही परिवार, उनके बच्चों की मुस्कान से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ओह, वैसे दीदी, साधना के स्तर में उन्नति की बात करें तो क्या आपने कभी उन्नति औषधि के बारे में सुना है? समर ने अवनी चौहान को उम्मीद भरी नजरों से देखा। क्या आपने सुना है? अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार आज दोपहर को एक नीलामी आयोजित करने जा रहा है। अवनी चौहान ने भुने हुए मांस पर थोड़ा और मसाला छिड़का और धीमी सी हम की आवाज निकाली। मैंने सुना है कि यह उन्नति औषधि कमाल की है, जिसकी सफलता दर 100% है। समर बेहद उत्साहित था। चौथे से छठे स्तर तक एक गोली खाओ और सीधे एक स्तर आगे बढ़ जाओ। सच में यह अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार की एक बहुत ही उदार पेशकश है। अवनी चौहान ने 70% तक भुन चुके अग्निसारस के पंख को पलटते हुए मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम वहां जाना चाहते हो? बिल्कुल, मैं जाना चाहता हूँ। शुरुआती उत्साह के बाद समर ने एक गहरी आह भरी और अपना सिर नीचे कर लिया। दुर्भाग्य से मैं इस लायक नहीं हूँ। न तो मेरी कोई हैसियत है और न ही मेरे पास इतने पैसे हैं। अगर तुम जाना चाहते हो तो खाना खाने के बाद मैं तुम्हें ले चलूंगी। अवनी चौहान ने खुद के लिए फलों की शराब फ्रूट वाइन का एक गिलास डाला, एक घूंट लिया और आलस से बोली। सच में? समर को थोड़ा अविश्वास हुआ।
मैंने तुमसे कभी झूठ कब बोला है? अवनी चौहान ने अपनी पतली उंगली आगे बढ़ाई और धीरे से अपने छोटे भाई की उठी हुई नाक को सहलाया। ये सिर्फ एक उन्नति औषधि है। जब तुम्हारी दीदी यहाँ है तो खाने के लिए बहुत कुछ है। दुर्भाग्य से उसकी नीले जैद की आयामी अंगूठी को स्वर्ण भंजक हवेली के सरगना जिन ने जब्त कर लिया था। उसमें केवल 3 उन्नति औषधियाँ थीं, जो मूल रूप से समर के लिए ही रखी गई थीं। अवनी चौहान की आंखों में एक क्रूर चमक कौंध गई। एक बार जब कोई आयामी अंगूठी अपने मालिक को पहचान लेती है तो कोई और उसे नहीं खोल सकता। भले ही सरगना जिन ने उसे छीन लिया हो, वह अंदर का सामान नहीं निकाल सकता। उसके पास पहले से ही स्नाइपर राइफल मौजूद है। आज रात वह अपना खजाना वापस लेने के लिए स्वर्ण भंजक हवेली जाएगी। गोलियों का निर्माण और एक चौंकाने वाली शक्ति। दोपहर का भोजन समाप्त हो गया। माँ और समर ने अलाव और बर्तनों को साफ करने में मदद की, जबकि अवनी चौहान अपने कमरे में लौट आए। उसने राइफल की बची हुई 19 खाली गोलियां निकालीं। मैं ये कर दूंगा। एक बड़ा, पतला और गोरा हाथ बिजली की तरह आगे बढ़ा और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, उसने एक खाली गोली उठा ली। यह एक बहुत ही कोमल आवाज़ थी। तुमने 3 दिन और 2 रातों से आराम नहीं किया है और तुम्हारी फ्रेंजी की हुई ऊर्जा के भंडार 3 जादुई गोलियों में ऊर्जा भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। अवनी चौहान ने अपना सिर घुमाया और उसकी नज़रें शिवांश सूर्यवंशी की आंखों से मिलीं। उसने अपना सिर हिलाया, उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान थी। तुम यह नहीं कर सकते। तुम्हारी साधना बहुत उच्च है और तुम्हारी फ्रेंजी की हुई बहुत शक्तिशाली है। तुम्हारे द्वारा बनाई गई ऊर्जा का विस्फोट मेरे और मेरी ऑरोरा के नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। शिवांश सूर्यवंशी रुका नहीं। इसके बजाय उसने अपनी लंबी आस्तीन घुमाए और सभी 19 खाली गोलियों को अपने हाथ में पकड़ लिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं अपनी साधना को 7वें स्तर की फ्रेंजी की हुई तक दबा सकता हूँ? प्यारी अवनी, तुम मुझे बहुत कम मानती हो। अवनी चौहान हैरान रह गई। वह इस आदमी से नहीं जीत सकती थी। वह केवल बेबसी से देख सकती थी जब वह एक एक करके गोलियों में अपनी ऊर्जा भर रहा था। शिवांश सूर्यवंशी की उंगलियों से बहने वाली ऊर्जा अग्नि तत्व की थी। 7वें स्तर की वह दबी हुई अग्नि ऊर्जा सबसे शुद्ध पिघले हुए लावा की तरह थी, जो गोलियों के खोखे में धीरे धीरे रिस रही थी। इतनी करीब से भी अवनी चौहान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि दोनों के 7वें स्तर की फ्रेंजी क्यूई पर होने के बावजूद उसके और शिवांश सूर्यवंशी के बीच का अंतर जमीन आसमान का था। अतीत का दर्द और एक नई कश्मकश। 10 मिनट बाद 19 ऊर्जा गोलियां पूरी तरह से तैयार होकर अवनी चौहान के सामने रखी थीं। शिवांश सूर्यवंशी ने उसे ध्यान से देखा और कहा, अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे द्वारा दिए गए इस ऊर्जा के योगदान की खातिर क्या तुम नीलामी के बाद मुझे अपनी योजनाओं में शामिल कर सकती हो? अवनी चौहान की सुनहरी आंखों में कश्मकश की एक झलक कौंधी। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, शिवांश सूर्यवंशी ने तुरंत पूरे विश्वास के साथ कहा, और मैं बेवजह दखल भी नहीं दूंगा। वह उसके लिए चिंतित था। उसने 3 दिन और 2 रातों से आराम नहीं किया था और वह केवल अपनी जलती हुई नफरत के सहारे आगे बढ़ रही थी। नीलामी के बाद उसे रात के अंधेरे में पूरी स्वर्ण भंजक हवेली का अकेले ही सामना करना था। वह उसकी पसंद का सम्मान करता था, वह उसकी इच्छा का सम्मान करता था, लेकिन उसे उसकी रक्षा करने का भी अधिकार है। अवनी चौहान रुकी। उसने शिवांश सूर्यवंशी को देखा। उसके भाव गंभीर थे और उसकी आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। अतीत में मेरा एक साथी हुआ करता था। एक मिशन के दौरान मेरी रक्षा करते हुए उसकी जान चली गई। तब से मैंने कभी किसी के साथ मिलकर काम नहीं किया। शिवांश सूर्यवंशी ने भारी मन से सिर हिलाया और कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। उसके शब्द एक तेज बर्फीले कांटे की तरह थे जो उसके दिल को भेद गए। वह उसकी सुनहरी आंखों की गहराई में छिपे दर्द को साफ देख सकता था। वह जीवन और मृत्यु में अपने उस पुराने साथी की बहुत परवाह करती थी। मुझे आश्चर्य है कि वह कौन सा भाग्यशाली आदमी था जिसने मुझे भी पीछे छोड़ दिया और अपनी मौत के जरिए प्यारी अवनी के दिल पर एक गहरी और अमिट छाप छोड़ गया। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। अवनी चौहान के होंठ कड़वाहट से कान पे और उसकी पुतलियां गहरी हो गईं, मानो वह किसी दर्दनाक याद में कैद हो गई हो। हम अनाथालय में एक साथ पले बड़े, एक साथ स्कूल गए, एक साथ काम किया और एक साथ सेना में शामिल हुए। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। अंत में ये केवल बड़बड़ाहट में बदल गई। शिवांश सूर्यवंशी ने कुछ अजीब महसूस किया। अनाथालय क्या होता है? स्कूल जाने का मतलब तो वह समझ सकता था, लेकिन ये पार्ट टाइम काम क्या था? और सेना में शामिल होना। चौहान परिवार की सबसे बड़ी बेटी हमेशा से अपने मायके में ही पली बड़ी है। वह सेना में कब शामिल हुई? ऐसा लगता है कि अग्नि साम्राज्य की सेना केवल हटे कट्टे पुरुषों को ही भर्ती करती है, महिलाओं को नहीं। मुझे माफ़ करना, मैंने अपना आपा खो दिया था। मैं बस यूं ही कुछ भी बड़बड़ा रही थी। अवनी चौहान को एहसास हुआ कि उसने बहुत सी ऐसी बातें कह दी हैं जो उसे नहीं कहनी चाहिए थीं और वह थोड़ी घबरा गई। एक नया कंधा और पुरानी यादें।
शिवांश सूर्यवंशी आगे बढ़ा, उसे गले लगाया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर करीब लाते हुए कोमलता से कहा, मृत लोग हमारे सम्मान के पात्र हैं, लेकिन जो जीवित हैं उन्हें और भी बेहतर तरीके से जीना चाहिए। तुम हमेशा एक अकेली भेड़िए की तरह नहीं रह सकती। अवनी चौहान दंग रह गई। उस आदमी की आवाज़ किसी साफ झरने की तरह उसकी आत्मा की गहराइयों में बह गई और उसके लंबे समय से सूखे पुराने घावों को सींचने लगी। अपनी पीठ मेरे हवाले करके देखो, मुझ पर भरोसा करो, उसने कहा। अवनी चौहान भूल गई कि उनकी ये हरकतें कितनी अंतरंग थीं, जो दोस्तों के बीच की दूरी से कहीं अधिक थीं। वह ये भी भूल गई कि यह पहली बार था जब किसी आदमी ने उसे इस तरह गले लगाया था, पहली बार किसी आदमी ने उसके चेहरे को इतने प्यार से अपने हाथों में थमा था। 10 साल पहले एक मासूम और खुशमिजाज युवक भी था, जो धूप में एक चमकीले मोती की तरह चमकता था। उसने अपनी छाती थपथपाई थी और उससे बिल्कुल यही बात कही थी, अवनी, मेरे साथ टीम बनाओ। अपनी पीठ मेरे हवाले करके देखो। धन्यवाद, कुंवर सूर्यवंशी। उसने उसे हल्का सा दूर धकेल दिया। उसकी लंबी पलकें पंखों की तरह फड़फड़ा रही थीं और उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था। मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम यही चाहती हो, उसने उसे मनाना जारी रखा। नहीं, वह अपनी बात पर अड़ी रही। मैं ऐसा करना चाहता हूँ। नहीं, शिवांश सूर्यवंशी थोड़ा उदास दिखा और दूर आसमान की ओर देखने लगा। अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार में नीलामी का शोर। दोपहर में अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार में नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। इससे पहले प्रबंधक जी बाई ने पूरे अग्नि साम्राज्य में उन्नति औषधि की खबर फैलाने में 3 दिन बिताए थे, विशेष रूप से राजधानी में रहने वाले शक्तिशाली और धनी लोगों के बीच, जहां अब हर कोई इसके बारे में जानता था। भोर होने से पहले ही अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार के बाहर का क्षेत्र लोगों से खचाखच भर चुका था। कई लोग तो पिछली रात से ही कतार में खड़े थे। भीड़ में लगातार कानाफूसी हो रही थी। क्या ये सच है कि इस औषधि से उन्नति की गारंटी है? ये झूठ कैसे हो सकता है? यह अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार का एक नया उत्पाद है। मैंने सुना है कि प्रबंधक जी दूसरी श्रेणी के औषधि निर्माता हैं। यहाँ तक कि 9वें स्तर से ऊपर के संत स्तर के उस्ताद भी उनके द्वारा बनाई गई औषधियाँ खरीदने की होड़ में रहते हैं। प्रबंधक जी इतने शानदार और प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, यह उन्नति औषधि यकीनन उन्होंने ही बनाई होगी। तुम्हारी बात सुनने के बाद ये सच में समझ में आता है। दोपहर के समय जब शिवांश सूर्यवंशी अवनी चौहान और समर को चौहान निवास से अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार ले जाने के लिए बग्घी चला रहा था, तो उसने यही चहल पहल भरा नज़ारा देखा। कुंवर सूर्यवंशी, कृपया बग्घी से उतरें और पीछे के दरवाजे से अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार में प्रवेश करें। अवनी चौहान ने अपनी आस्तीन से एक काला रेशमी बक्सा निकाला और उसे सौंपते हुए कहा, इसे प्रबंधक जी को दें और उनसे कहें कि इसे नीलामी के सभी कर्मचारियों में बांट दें। हर व्यक्ति को इसे पहनना होगा। शिवांश सूर्यवंशी हैरान हुआ और उसने पूछा, यह क्या है? अवनी चौहान मुस्कुराए और बोली, इसे खोलकर देखो। दोपहर में जब प्यारी अवनी ने उसे ठुकरा दिया तो शिवांश सूर्यवंशी थोड़ा उदास हो गया था। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर वह उसका साथी नहीं बनना चाहती तो क्या वह चुपके से उसके पीछे नहीं जा सकता? उसकी उच्च साधना के साथ उसके बिना जाने उसकी गुप्त रूप से रक्षा करना अविश्वसनीय रूप से आसान था। ये सोचकर शिवांश सूर्यवंशी ने राहत महसूस की। उसने काले रेशमी बक्से को उठाया और एक चमकदार नीली रोशनी दिखाई दी, एक बहुत ही उत्तम आभूषण। रेशमी बक्से के अंदर 20 पेंडेंट, 20 कंगन और 20 हार के पेंडेंट थे। पेंडेंट ये एक आधुनिक हार की तरह थे, जिनमें एक चांदी की धातु की चेन थी और तल पर कई नीलम थे। इन्हें 4 पत्ती वाले क्लोवर, लिंगजी मशरूम या शुभ जानवरों के आकार में खूबसूरती से उकेरा गया था। कंगन ये और भी सरल और सुंदर थे, नीलम को मोतियों में तराशकर चांदी के तार में पिरोया गया था। शिवांश सूर्यवंशी की तीखी आंखों में प्रशंसा की चमक थी। इन आभूषणों को पुरुष और महिलाएं दोनों पहन सकते हैं। प्यारी अवनी, तुम बहुत कुशल हो। अवनी चौहान मुस्कुराई, तुम प्रबंधक जी बाई को बेहतर जानते हो, आगे बढ़ो। युवराज जय ने उसके लिए जो इतना बड़ा नीलम छोड़ा था, वह सब तराश कर उस रेशमी बक्से में रख दिया गया था। आज इसका बहुत बड़ा उपयोग होने वाला था। अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार में भगदड़। शिवांश सूर्यवंशी के जाने के कुछ ही देर बाद अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार में नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। जैसे ही दरवाजे खुले, हजारों की संख्या में विशिष्ट अतिथि अंदर की ओर दौड़े। दृश्य इतना शानदार था कि हर कोई उत्सुकता से अपना रास्ता बना रहा था और यहाँ तक कि भगदड़ भी मच गई। अवनी चौहान बग्घी से उतरी और समर के साथ भीड़ के पीछे खड़ी हो गई। वह चौहान परिवार की सबसे बड़ी बेटी के रूप में आई थी। वह शांत और गुप्त रहना चाहती थी और उसने 2 पुआल की टोपियां भी तैयार की थीं, लेकिन कौन जानता था कि आप किसी दुश्मन से सिर्फ इसलिए नहीं छिप सकते क्योंकि आप चाहते हैं। भाई, उस लड़की की पीठ बिल्कुल अवनी चौहान जैसी दिखती है। यह आवाज़ अपने स्त्री आकर्षण और प्राकृतिक लालित्य के साथ राजकुमारी सुवर्णा की थी। और उस लड़की के बगल में जो छोटा लड़का है, वह लंगड़ा कर चलता है।
अफवाह है कि अवनी चौहान के छोटे भाई समर के पैर में 3 दिन पहले स्वर्ण भंजक हवेली के लोगों ने चोट पहुंचाई थी। यह अवनी चौहान कैसे हो सकती है? वह एक नाकारा इंसान है जो साधना नहीं कर सकती और उसके पास केवल पहले स्तर की फ्रेंजी की हुई है। उन्नति औषधि की आधी गोली ही अवनी चौहान को विस्फोटित करके मारने के लिए काफ़ी होगी। ये बात प्रथम राजकुमार शौर्य ने कही। वह 25 वर्ष का था। उसका एक सुंदर लंबा चेहरा था, शैतानी आंखों की एक जोड़ी और एक मुंह जो इतना पतला था कि लगभग अदृश्य था। उसका रूप अहंकार के लिए पैदा हुआ लगता था। उसके काले बालों में एक उग्र लाल भूरा रंग था जो अग्नि तत्व तकनीक की साधना के वर्षों का परिणाम था। राजकुमार शौर्य की महत्वाकांक्षा और एक कड़वी सलाह। अग्नि साम्राज्य का सबसे सुंदर व्यक्ति जो पहले स्थान पर था पूरी तरह से उबा हुआ लग रहा था। सुवर्णा, तुम्हारे पास 8वें स्तर की फ्रेंजी की हुई है। तुम्हें इस उन्नति औषधि की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे इस नीलामी में खींचने पर क्यों अड़ी थी? एक हल्के बैंगनी रंग का घूंघट पहने हुए राजकुमारी सुवर्णा ने शर्मिंदा होकर कहा, शाही भाई, मेरा चेहरा बर्बाद हो गया है। अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार की नीलामी में केवल एक ही तरह की चीज़ नहीं बिक सकती। मैंने सुना है कि सौंदर्य औषधि भी नीलामी के लिए रखी गई है। राजकुमार शौर्य ने बनावटी तरीके से जम्हाई ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सौंदर्य औषधि खरीद दूंगा, लेकिन एक शर्त है। एक बार जब तुम अपना रूप वापस पा लोगी तो जितनी जल्दी हो सके वीर प्रताप सिंह को अपने वश में कर लेना। मुझे सच में सिंह परिवार के शाही रक्षकों की ताकत की ज़रूरत है। पिता सम्राट युवराज जय को हटाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमें एक सख्त रवैया अपनाना होगा। वीर प्रताप सिंह का जिक्र आते ही राजकुमारी सुवर्णा फिर से उदास हो गई। भाई, पिछले जन्मदिन की दावत में अवनी चौहान ने मुझे फंसाया, न केवल मेरी प्रतिष्ठा को बर्बाद किया बल्कि वीर प्रताप सिंह का दिल भी तोड़ दिया। तो फिर वीर प्रताप सिंह के बिस्तर पर जाओ और उसका दिल वापस जीतो। राजकुमार शौर्य ने अपनी छोटी बहन की बात सख्ती से काटी। उसका चेहरा ठंडा और उसकी आवाज़ तीखी थी। जब तक मुझे वीर प्रताप सिंह के शाही रक्षकों का साथ मिल सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, भले ही 10,000 शाही रक्षक बारी बारी से तुम्हारे साथ सोएं। राजकुमारी सुवर्णा, तुम्हें मेरी दया के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि मैंने तुम्हें केवल वीर प्रताप सिंह के साथ सोने की छूट दी है। राजकुमारी सुवर्णा कांप उठी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह जानती थी कि वह बिल्कुल ऐसा कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने एक बार उसे राजनीतिक विवाह के लिए तुहान साम्राज्य भेजने का कठोर निर्णय लिया था। अपने फायदे के लिए ये प्रथम राजकुमार शौर्य किसी को भी धोखा दे सकता था, जिसमें उसकी अपनी बहन, उसके अपने माता पिता और यहाँ तक कि उसकी अपनी आत्मा भी शामिल थी। वह सच में एक शैतान था। नीलामी के बाहर भीड़ और अतीत का डर। चौक बहुत सारे लोगों की भीड़ और शोर से भरा हुआ था। अवनी चौहान ने नहीं सुना कि शाही भाई बहन क्या बात कर रहे थे। उसने केवल इतना देखा कि राजकुमारी सुवर्णा रोने वाली लग रही थी। सुवर्णा शौर्य से अंदर तक खौफजदा थी। देहांतरण के बाद ये पहली बार था जब अवनी चौहान ने राजकुमार शौर्य को देखा था, लेकिन किसी कारण से उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा हुई और उसकी लंबी आस्तीन के नीचे उसकी बाहें बेकाबू होकर कांपने लगीं। अवनी चौहान खुद को कायर नहीं मानती थी। राजकुमार शौर्य का ये डर उसका अपना नहीं था, बल्कि यह इस शरीर की पुरानी यादों से जुड़ी एक सहज प्रतिक्रिया थी। प्यारी अवनी, तुमने जो कुछ भी मुझे करने के लिए कहा था, मैंने वह सब कर दिया है। शिवांश सूर्यवंशी मुस्कुराते हुए भीड़ से गुजरा और बोला, जी बाय। वह अवनी चौहान की खूबसूरत आंखें गहरी हो गईं और उसने शिवांश सूर्यवंशी को अपनी बातों को छिपाने के लिए एक चेतावनी भरी नज़र से देखा। क्या हुआ? शिवांश सूर्यवंशी को कुछ गड़बड़ लगी। उसकी तीखी आंखों ने चारों ओर देखा और थोड़ी दूर खड़े राजकुमारी सुवर्णा और राजकुमार शौर्य पर जाकर टिक गईं। उसने थोड़ी त्योरियां चढ़ाईं और पूछा, वे यहाँ क्यों हैं? नज़रें आपस में टकरा ही जाती हैं। जब आप दुश्मन को देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से दुश्मन भी आपको देख ही लेता है। अपमान और शिवांश का पलटवार। हाँ, क्या वह अवनी चौहान की पुरुष रखेल नहीं है? राजकुमार शौर्य ने अपनी तेज आंखों से देखा, अपना हाथ बढ़ाया और शिवांश सूर्यवंशी और अवनी चौहान की दिशा में इशारा करते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, शाही बहन, क्या तुमने देखा? वह बेचारी और अभागन अवनी चौहान सच में यहाँ आए हैं। तुम बेचारी किसे कह रहे हो? शिवांश सूर्यवंशी तुरंत आग बबूला हो गया। वह अपनी पसंद की लड़की को बदनाम करने वाले किसी भी शब्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह अवनी चौहान के सामने खड़ा हो गया, तिरछी नज़रों से राजकुमार शौर्य को देखा और बोला, बेचारे तुम हो, समझे? प्रथम राजकुमार, तुम्हारे जैसे कंगाल को अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार में घुसने भी नहीं दिया जाएगा, विश्वास करोगे या नहीं? राजकुमार शौर्य ने त्योरियां चढ़ाईं और गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी उस बेचारी मालकिन ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, तो तुम्हें बोलने का क्या अधिकार है? एक नीच पुरुष रखेल होकर भी इतनी ज़ुर्रत? शिवांश सूर्यवंशी ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार के प्रवेश द्वार की ओर इशारा करते हुए कहा,
ये बड़बोलापन है या नहीं? प्रथम राजकुमार, तुम खुद कोशिश करके देख सकते हो। अगर तुम अंदर जा सके तो मैं घुटनों के बल बैठ जाऊंगा और 100 बार सिर झुकाकर अपनी गलती मानूंगा, लेकिन अगर तुम अंदर नहीं जा पाए तो तुम तुरंत घुटनों के बल बैठकर प्यारी अवनी से अपनी गलती की माफी मांगोगे। ओह, स्पष्ट रूप से राजकुमार शौर्य को शिवांश सूर्यवंशी का सुझाव बेतुका लगा। तुम एक नौकर हो और मैं एक राजकुमार हूं। तुम्हारा मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाना तो स्वाभाविक है। अहंकार की लड़ाई और एक नई शर्त। उसकी आवाज़ धीमी और खतरनाक थी। ये केवल शाही परिवार के सम्मान को ठेस पहुंचने की बात नहीं थी। उसे शिवांश सूर्यवंशी के चेहरे से नफरत थी। हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन सच्चाई ये थी कि सबसे आकर्षक पुरुष की उसकी उपाधि इस नीच पुरुष रखेल के सामने एक मजाक थी। आसपास की महिलाओं की नज़रें, जो मोह और लालसा से भरी थीं, शिवांश सूर्यवंशी पर टिकी थीं, और बहुत कम ही लोग उसे शौर्य को देख रहे थे। इस एहसास ने राजकुमार शौर्य को बहुत असहज कर दिया था। तो फिर तुम क्या चाहते हो? शिवांश सूर्यवंशी शांत और संयमित रहा। उसने लंबे समय से प्रथम राजकुमार के अहंकार के बारे में सुन रखा था, और शौर्य का ये तिरस्कार उसकी उम्मीदों के अनुरूप ही था। मुझे तुम्हारे 100 बार सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। राजकुमार शौर्य ने अपना हाथ बढ़ाया, शिवांश सूर्यवंशी के पीछे खड़ी अवनी चौहान की ओर इशारा किया, और क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि वह 100 दिनों तक मेरी गुलामदासी बने। इस कहानी में अब एक बेहद रोमांचक मोड़ आ गया है, जहां अतीत के रहस्य और वर्तमान का अहंकार आपस में टकरा रहे हैं। आइए देखते हैं कि इस नीलामी के दरवाजे पर क्या नया हंगामा होता है। अवनी चौहान ने अपना सिर उठाया। यह उकसावा बर्दाश्त के बाहर था। अगर वह अभी पीछे हट जाती तो उसमें और एक काया में क्या फर्क रह जाएगा। इसके अलावा वह 100 दिन शब्दों को लेकर बेहद संवेदनशील थी। जब वह 10 साल की थी तो वह 100 दिन के लिए गायब हो गई थी और उन दिनों की अपनी सारी यादें खो चुकी थी। उस दौरान उसका आध्यात्मिक सार निकाल लिया गया था, उसकी साधना का स्तर गिर गया था, और वह एक नाकारा इंसान बन गई थी जिससे हर कोई नफरत करता था। मंजूर है। अवनी चौहान की खूबसूरत आंखें गहरी हो गईं और उसकी आवाज़ और भी ठंडी हो गई। महामहिम, बाद में पछताना मत। अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार के प्रवेश द्वार पर हजारों मेहमान हैं, जिनमें से कई प्रमुख रईस हैं। अगर आप हार जाते हैं तो अपनी इज्जत जाने के डर से घुटने टेकने से मुकरना मत। हम्फ। राजकुमार शौर्य ने मजाक उड़ाते हुए घमंड से अपनी आंखें घुमाईं और कहा, अरे छोकरी, बस 100 दिनों तक मेरी दासी बनने का इंतजार कर। लिखित समझौता और एक गहरी साजिश। बातों का कोई सबूत नहीं होता, चलो एक लिखित समझौता करते हैं। अवनी चौहान को अभी भी राजकुमार शौर्य के चरित्र पर विश्वास नहीं था। उसने कहा, वह हमेशा बकवास करता है, वह किस तरह का सज्जन है। उसे एक पूर्वाभास था। इस शरीर का शौर्य के प्रति जो सहज डर था, वह संभवतः उन्हीं 100 दिनों से जुड़ा था। तो फिर खड़ी क्यों हो? हमेशा की तरह अहंकारी राजकुमार शौर्य ने अपने भंडारण बैग से कागज और कलम निकाला और 2 मिनट से भी कम समय में दस्तावेज लिख दिया। इसे लो और हस्ताक्षर करो। उसने पहले अपने अंगूठे का निशान लगाया और दस्तावेज अवनी चौहान की ओर उछाल दिया। अवनी चौहान ने पलक तक नहीं झपकाए, उसने जहां जरूरत थी वहां हस्ताक्षर किए और अपने अंगूठे का निशान लगा दिया। सुवर्णा, तुम इस शर्त की गवाह हो। इस लिखित समझौते को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। राजकुमार शौर्य का चेहरा उदास था और उसकी दुष्ट आंखें तीखी थीं। उसे पूरा यकीन था कि वह जीतेगा। साथ ही उसे महसूस हुआ कि अवनी चौहान की आभा पहले से अलग थी। केवल पहले स्तर की ऊर्जा वाली एक नाकारा लड़की ऐसी निडर नहीं हो सकती। उसे ध्यान से जांचने की जरूरत थी कि कहीं 4 साल पहले जो हुआ था उसके बाद कोई छिपा हुआ खतरा तो नहीं बचा है। औषधि भंडार के द्वार पर घोर अपमान। चलो चलें। राजकुमार शौर्य ने अपनी ठंडी ठुड्डी उठाए, अपनी तलवार जैसी भौहें सिकुड़ी और तेजी से अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। रुक जाओ। जैसे ही वह अंदर कदम रखने वाला था, एक लंबे और प्रभावशाली रक्षक ने उसका रास्ता रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और ठंडे स्वर में कहा, तुम अंदर नहीं जा सकते। राजकुमार शौर्य हैरान रह गया। क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? मैं इस साम्राज्य का प्रथम राजकुमार हूँ। रक्षकों ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार के नियमों के अनुसार वर्तमान महारानी के वंशजों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। राजकुमार शौर्य का सुंदर चेहरा तुरंत गुस्से से विकृत हो गया। उसने चिल्लाकर पूछा, क्यों? मुझे एक कारण बताओ। रक्षक भावहीन रहे और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। हम बनाए गए नियमों के अनुसार ही काम करेंगे। महामहिम, कृपया यहाँ से चले जाएं। ये कैसे नियम हैं? राजकुमार शौर्य आग बबूला था। अपने प्रबंधक को बाहर बुलाओ। मैं, राजकुमार, आमने सामने उसका सामना करना चाहता हूँ। रक्षकों का पलटवार और प्रबंधक जी की चेतावनी। अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार के रक्षकों की आंखें ठंडी हो गईं और उनका जानलेवा इरादा पूरी तरह से सामने आ गया।
एक तेज आवाज के साथ 1 दर्जन से अधिक रक्षकों ने बिजली की तेजी से अपनी लंबी तलवारें निकाल लीं। उन्होंने अपनी नंगी तलवारें सीधे राजकुमार शौर्य की गर्दन पर रख दीं। ये सभी रक्षक अत्यधिक कुशल थे, जो 9वें स्तर को पार कर चुके संत स्तर के उस्ताद थे। राजकुमार शौर्य के भाव तुरंत बदल गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इस राजकुमार पर हाथ उठाने की जरूरत कर रहे हो। हालांकि वह खुद एक संत स्तर का उस्ताद था, लेकिन 1 दर्जन रक्षकों के खिलाफ वह निश्चित रूप से हार जाएगा। अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार को कभी भी एक छोटे से जागीरदार राज्य के राजकुमार के नखरे सहने की जरूरत नहीं पड़ी है। प्रबंधक जी बाई की आवाज़ सुबह की घंटी और शाम के नगाड़े की तरह नीलामी हॉल के अंदर से गूंज उठी। एक दूसरी श्रेणी के औषधि निर्माता की उमड़ती जंगली आभा किसी ज्वार की तरह बाहर आई, जिससे वहां मौजूद हर किसी का सिर चकराने लगा। इस कहानी में अब एक बेहद रोमांचक मोड़ आ गया है, जहां अतीत के रहस्य और वर्तमान का अहंकार आपस में टकरा रहे हैं। आइए देखते हैं कि इस नीलामी के दरवाजे पर क्या हंगामा होता है। राजकुमार शौर्य का चेहरा पीला पड़ गया। अगर उसकी साधना अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार के रक्षकों के बराबर थी, तो प्रबंधक जी बाई की ताकत के सामने वह कुछ भी नहीं था। उसने औषधि भंडार की असली ताकत और उनके संसाधनों को बहुत कम आंका था। शाही भाई, राजकुमारी सुवर्णा घबरा गई थी, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, एक रक्षक ने अपनी तलवार निकाली और उसे सुवर्णा के पैरों के पास जमीन में गाड़ दिया। तलवार का ब्लेड 3 इंच जमीन में धंस गया, जिससे पत्थर के टुकड़े उड़ने लगे। राजकुमारी सुवर्णा डर के मारे चीख पड़ी। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया और उसने 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं की, खासकर तब जब उसने देखा कि कई और रक्षक खतरनाक तरीके से उसकी ओर बढ़ रहे हैं। शिवांश का व्यंग्य और एक अप्रत्याशित स्वागत। मैंने आपसे कहा था ना महामहिम, आप अंदर नहीं जा सकते। उनके पीछे से शिवांश सूर्यवंशी की मजाक उड़ाती हुई आवाज आई। ठीक है, अब जल्दी से घुटनों के बल बैठ जाओ और प्यारी अवनी के सामने सिर झुकाकर अपनी गलती मान लो। अपनी इस बेइज्जती के बावजूद शिवांश सूर्यवंशी का सामना करते हुए राजकुमार शौर्य का चेहरा फिर से कठोर हो गया। तुम नीच पुरुष रखेल, तुम किस बात पर इतना घमंड कर रहे हो? मैं भले ही अंदर न जा पाऊं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि अवनी चौहान अंदर जा सकती है? मेरी प्यारी अवनी वहां जा सकती है, तुम खुद ही देख लो। शिवांश सूर्यवंशी ने अपना हाथ आगे की ओर इशारा करते हुए बढ़ाया। राजकुमार शौर्य ने उस दिशा में देखा और वह तुरंत दंग रह गया। विशिष्ट अतिथि, कृपया अंदर आएं। जो रक्षक अभी तक बेहद खतरनाक लग रहा था, वह अवनी चौहान के सामने पूरी तरह से एक अलग इंसान बन गया था। उसका रवैया अविश्वसनीय रूप से विनम्र था। उसने झुककर अपना सिर नीचा किया और अवनी चौहान को सही दिशा दिखाते हुए कहा, प्रबंधक जी ने निर्देश दिया है कि आपकी सीट दूसरी मंजिल के वीआईपी सेक्शन के एक निजी कमरे में है, जिसे बहुत पहले ही तैयार कर लिया गया है। अवनी की जीत और एक खौफनाक अतीत की याद। अवनी चौहान के होठों पर एक मुस्कान आ गई। ठीक है। उसने तुरंत अंदर जाने के बजाय समर का हाथ पकड़ा और रक्षक से पूछा, क्या मैं अपने साथ एक और व्यक्ति को ले जा सकती हूँ? यह मेरा छोटा भाई है। बिल्कुल अवनी जी, रक्षक ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। समर इतना उत्साहित था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने बस अपनी बहन की आस्तीन को कसकर पकड़ लिया, मानो वह उसका एकमात्र सहारा हो। अवनी चौहान ने राजकुमार शौर्य की दिशा में देखा। शौर्य उसकी नज़रों से नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं कर सका। उसका चेहरा अजीब हो गया था और उसकी नज़रें चुरा रही थीं। ऐसा कैसे हो सकता है? वह समझ नहीं पा रहा था। दूसरी मंजिल, ऐसा क्यों है कि वह मुख्य द्वार से भी अंदर नहीं जा सकता, जबकि अवनी चौहान आसानी से सबसे प्रतिष्ठित दूसरी मंजिल में प्रवेश कर सकती है? महामहिम, आप हार गए हैं। अवनी चौहान राजकुमार शौर्य के पास ऐसे चलकर आए, मानो कोई विजयी सेनापति अपने पैरों के नीचे की जमीन पर गर्व से कब्जा कर रहा हो। नीलामी शुरू होने वाली है। मेरा समय बर्बाद मत करो। घुटनों के बल बैठो, मेरे सामने सिर झुकाओ और अपनी गलती मान लो, और यह बात यहीं खत्म हो जाएगी। अहंकार की जिद और भीड़ का तमाशा। राजकुमार शौर्य ने अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर भींची कि उनमें से चटकने की आवाज आने लगी। वह बस वहीं बिना हिले डुले खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था मानो उसके पैरों में पिघला हुआ लोहा भर दिया गया हो। शाही परिवार की गरिमा ने उसे घुटने टेकने की अनुमति नहीं दी। वह समझ नहीं पा रहा था। 4 साल पहले उसके सामने घुटने टेककर पागलों की तरह रहम की भीख मांगने वाली वह बेचारी लड़की ऐसी कैसे बन सकती है? इतनी शक्तिशाली और चकाचौंध करने वाली। क्यों इस दुनिया में कोई क्यों नहीं होता? केवल क्या होता है? अवनी चौहान ने ठंडी नज़रों से शौर्य को घूरा और कहा, तुम हार चुके हो। बस इतनी सी बात है। इन दोनों की बहस ने काफ़ी हंगामा खड़ा कर दिया था। कुछ ही देर में वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। राजधानी के 10 महान परिवार, 4 प्रमुख कुलीन कबीले, शक्तिशाली व्यापारी, प्रतिभाशाली विद्वान और कुलीन महिलाएं, इन सभी का ध्यान अब इस हाई वोल्टेज तमाशे पर टिक गया था। इस कहानी में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है, जहां शाही अहंकार को आम जनता के सामने मिट्टी में मिला दिया गया है।
आइए देखते हैं कि अवनी चौहान इस स्थिति को कैसे संभालती है। भीड़ में मौजूद कई लोग प्रथम राजकुमार शौर्य को जानते थे। कुछ लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे, कुछ मन ही मन बड़बड़ा रहे थे और कुछ ने छिपकर मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया था। आप घुटनों के बल क्यों नहीं बैठ रहे हैं महामहिम, क्या आप अपनी शर्त से मुकर रहे हैं? अवनी चौहान का धैर्य अब जवाब दे रहा था। हमारे पास एक लिखित समझौता है। राजकुमार शौर्य को यह अपना घोर अपमान लगा। घबराहट में उसने राजकुमारी सुवर्णा की ओर मदद की गुहार लगाते हुए देखा। सुवर्णा की चालाकी और अवनी का पलटवार। राजकुमारी सुवर्णा पूरी तरह से अपने भाई की कठपुतली थी। उसने तुरंत कहा, बकवास, यहाँ कोई लिखित समझौता है ही नहीं। अपने भाई की खातिर उसने भी एक खलनायिका की तरह काम किया और अपनी आस्तीन के अंदर उस समझौते के कागज को चुपचाप टुकड़ों में फाड़ दिया। अवनी चौहान ने एक सब कुछ जानने वाली नज़र से सुवर्णा को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता था तुम यही कहोगी। खुशकिस्मती से मेरे पास एक दूसरी योजना भी थी। उसने शांति से अपनी आस्तीन से एक दस्तावेज निकाला और सबको दिखाया। उस पर स्पष्ट रूप से हस्ताक्षर और एक लाल रंग के अंगूठे का निशान था। सुवर्णा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी आस्तीन से फाड़े गए टुकड़ों को निकाला और जोड़ा तो पाया कि वह महज एक कोरा कागज था जिसे किसी समय बड़ी चालाकी से बदल दिया गया था। एक पूर्व मेजर जनरल के लिए चीज़ों की हेराफेरी करना बाएं हाथ का खेल था। सुवर्णा गुस्से से कांप रही थी। उसकी आंखें किसी खूंखार भेड़िए की तरह अवनी को घूर रही थीं, मानो उसे जिंदा चबा जाना चाहती हों। राजकुमारी का घुटने टेकना और एक कड़वी माफ़ी। जल्दी से घुटने टेको और सिर झुकाओ। शर्त हारने के बाद तुम्हें इसके परिणाम भुगतने ही होंगे। तमाशबीन राजकुमार शौर्य पर उंगलियां उठाने लगे और सुवर्णा के प्रति भी अपनी घृणा व्यक्त करने लगे। प्रथम राजकुमार की क्रूरता और सुवर्णा की बेवफाई के किस्से पहले ही लोगों के बीच मशहूर थे। बदनामी के डर से राजकुमार शौर्य ने कठोरता से आदेश दिया, सुवर्णा, घुटने टेको। सुवर्णा अपने भाई की आज्ञा टालने की हिम्मत नहीं कर सकी। अपमान के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे और उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। उसने जमीन पर सिर रखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो। क्या? थोड़ा जोर से बोलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, अवनी चौहान ने लापरवाही से कहा। सुवर्णा ने अपने होठों को खून निकलने तक काटा। उसकी उंगलियां जमीन में धंस रही थीं, जिससे कंकड़ और धूल उसके नाखूनों में भर गए, बिल्कुल उसके मैले दिल की तरह। मुझे माफ कर दो, उसने दर्द से भरी ऊंची आवाज में कहा। अवनी चौहान, हम गलत थे। मैं अपने भाई की ओर से आपसे माफी मांगती हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। अवनी चौहान ने जमीन पर घुटने टेके उस व्यक्ति को उदासीनता से देखा। उसकी आंखों में एक गहरी और न झुकने वाली ठंडक थी। इस कहानी में अब पुराने रिश्तों की कड़वाहट और नए गठजोड़ का एक दिलचस्प नज़ारा देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं कि वीआईपी सेक्शन में अवनी का सामना किस किस से होता है। अवनी चौहान ने जाते जाते तिरछी नज़रों से एक किनारे खड़े राजकुमार शौर्य को देखा और तंज कसते हुए कहा, एक औरत के पीछे छिपने वाले कितने बड़े काया हो। इतना कहकर वह बिना एक पल रुके अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार के अंदर चली गई। पीछे केवल राजकुमार शौर्य और उसकी बहन राजकुमारी सुवर्णा रह गए, जो अब पूरी भीड़ की गपशप और उंगलियों का निशाना बन चुके थे। औषधि भंडार के अंदर का नज़ारा बेहद भव्य था। पहली मंजिल, इसे एक विशाल नीलामी हॉल में बदल दिया गया था, जहां से सारे पुराने काउंटर हटा दिए गए थे। दूसरी मंजिल, यह विशिष्ट अतिथियों के लिए आरक्षित वीआईपी निजी कमरों का हिस्सा था। तीसरी मंजिल, यह एक प्रतिबंधित क्षेत्र था जहां केवल प्रबंधक और मालिक जा सकते थे। वीर प्रताप सिंह का घमंड और बेतुका आदेश। अपनी पहचान छिपाने के लिए अवनी चौहान दूसरी मंजिल के वीआईपी कमरा नंबर 9 की ओर बढ़ी। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलने वाली थी, उसे अपने दाईं ओर से एक बेहद घृणित नज़र महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो कमरा नंबर 8 के दरवाजे पर वीर प्रताप सिंह खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वीर प्रताप सिंह ने तुरंत आदेश देने वाले लहजे में कहा, यह अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार है, वापस जाओ। अवनी ने हैरानी से पूछा, क्या तुम मुझ पर हुक्म चला रहे हो? बिल्कुल। वीर प्रताप सिंह की संकरी आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं। मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। अगर मैं कहूँ कि पूरब जाओ तो तुम पश्चिम नहीं जा सकती, अगर मैं कहूँ कि वापस जाओ तो तुम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। अवनी ने उसे ऐसे देखा मानो किसी अजूबे को देख रही हो और बोली, मंगेतर, अगर तुम अगले 100 सालों तक भी साधना कर लो, तब भी मैं तुम्हारे जैसे इंसान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगी। आत्ममुग्धता की हद और अवनी का करारा जवाब। ये सुनकर वीर प्रताप सिंह गुस्से से फट पड़ा। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बकवास, ये तुम ही हो जो बेशर्मी से मुझसे चिपकी हुई हो और सगाई तोड़ने से इनकार कर रही हो। अगर तुम न होती तो मैंने बहुत पहले ही राजकुमारी सुवर्णा से शादी कर ली होती। अवनी को गुस्सा नहीं आया, उसे लग रहा था मानो वह किसी बंदर का तमाशा देख रही हो। उसने जानबूझकर उसे चिढ़ाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। और वैसे, क्या तुमने अभी अभी अपनी देवी राजकुमारी सुवर्णा को सरेआम मेरे सामने घुटने टेक कर माफ़ी मांगते हुए नहीं देखा?
वीर प्रताप सिंह का चेहरा गुस्से से जहरीला और लाल हो गया। तुम कितनी दुष्ट हो, भले ही तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम मुझे इस तरह परेशान करके मेरी प्रेमिका को बार बार चोट नहीं पहुंचा सकती। अवनी जोर से हंस पड़ी। हा, जनरल वीर, तुम्हारी कल्पना कुछ ज्यादा ही रंगीन है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें कोई मानसिक बीमारी हो गई है कि दुनिया की हर औरत तुम्हारे प्यार में पागल है। युवराज जय की शानदार एंट्री। इससे पहले कि वीर प्रताप सिंह कोई और अपमानजनक बात कहता, कमरा नंबर 9 का दरवाज़ा खुल गया। अवनी जी, आपको इतनी देर क्यों लग गई? मैंने फूलों वाली चाय बनाई है और मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। दरवाज़ा युवराज जय ने खोला था। उनके चेहरे पर एक सुखद और शांत मुस्कान थी जो किसी को भी राहत दे सकती थी। उनकी आवाज़ सर्दियों की पहली बर्फ जैसी कोमल थी, जिसे सुनकर किसी के लिए भी गुस्सा करना नामुमकिन था। इस कहानी में अब पुराने रिश्तों की कड़वाहट और नए गठजोड़ का एक दिलचस्प नज़ारा देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं कि वीआईपी सेक्शन में अवनी का सामना किस किस से होता है। ओह, मुझे खेद है। अवनी चौहान ने माफ़ी मांगते हुए मुस्कुराकर कहा, कुछ काम आ गया था, मुझे खेद है कि मैंने युवराज जय को इंतज़ार करवाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, युवराज जय ने उज्ज्वल मुस्कान के साथ कहा, ज़्यादा समय नहीं हुआ। अवनी जी, अंदर आएं और मेरी ताज़ा बनी चमेली की चाय का स्वाद लें। अवनी ने सिर हिलाया, ठीक है। ये नज़ारा देखकर वीर प्रताप सिंह हक्का बक्का रह गया। उसकी मंगेतर उसके ठीक सामने एक युवा और सुंदर युवराज के साथ हंस बोल रही थी और उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रही थी। वीर प्रताप सिंह का अहंकार और युवराज की स्थिति, यह क्या मजाक है। एक पुरुष रखेल शिवांश सूर्यवंशी पहले ही उसे अपमानित महसूस कराने के लिए काफ़ी था, और अब ये नाकारा युवराज भी आ गया। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वीर प्रताप सिंह का चेहरा बेहद काला पड़ गया था और उसकी आवाज़ में एक तीखा व्यंग्य था, लगता है आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है। वीर प्रताप सिंह ने युवराज जय के प्रति बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिखाया। सच कहा जाए तो कोई भी रईस या राजकुमार युवराज जय का सम्मान नहीं करता था। उनकी मां शाही पटरानी पागल हो चुकी थीं। उनके मामा, जो वाम प्रधानमंत्री थे, जेल में थे और सर्दियों में उन्हें फांसी दी जाने वाली थी। वर्तमान महारानी उनके खिलाफ साजिश रचती थीं। सम्राट उन्हें नापसंद करते थे और अक्सर दरबार में उन्हें फटकार लगाते थे। इतिहास गवाह था कि अग्नि साम्राज्य में गद्दी से उतारे गए किसी भी युवराज ने 3 साल से ज्यादा का जीवन नहीं जिया था। चूंकि वीर प्रताप सिंह के संबंध शक्तिशाली प्रथम राजकुमार शौर्य से बहुत गहरे थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से युवराज जय को और भी नीची नज़र से देखता था। युवराज का पलटवार और वीर की उलझन। युवराज जय एक पल के लिए रुके, उनकी साफ नज़रें वीर प्रताप सिंह पर पड़ीं और उन्होंने ऐसा नाटक किया मानो उन्होंने उसे अभी देखा हो। आह, जनरल वीर, आप भी यहाँ हैं। मुझे माफ़ करना, मैं अभी अवनी जी को देखकर इतना उत्साहित था कि एक पल के लिए आप पर ध्यान ही नहीं गया। वीर प्रताप सिंह की आंखें और होंठ गुस्से से फड़कने लगे। उत्साहित? एक शक्तिहीन युवराज अपनी मंगेतर को देखकर इतना उत्साहित क्यों है? क्या युवराज चौहान परिवार का समर्थन हासिल करने के लिए यह नाटक कर रहा है? हे, आप दोनों को क्या चीज़ एक साथ ले आए? वीर प्रताप सिंह अपनी उलझन और जलन को छिपा नहीं सका। युवराज जय ने स्पष्टता से उत्तर दिया, जनरल वीर, गलत मत समझिए। अवनी जी और मैं चाय के जरिए मिले अच्छे दोस्त हैं। मैंने ही उन्हें इस नीलामी में आमंत्रित किया था। चाय का व्यापार और एक कड़वी सलाह। चाय शब्द सुनते ही वीर प्रताप सिंह की संकरी आंखों में घृणा की एक चमक दौड़ गई। उसे चाय जैसी कड़वी चीज़ों से सख्त नफरत थी। उसने तंज कसते हुए कहा, महामहिम, मैंने सुना है कि आपका चाय घर आजकल काफ़ी अच्छा चल रहा है। युवराज जय ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, हमने हाल ही में 12 तरह की फूलों वाली चाय तैयार की है। मैं कुछ चाय व्यक्तिगत रूप से पिताजी सम्राट को चखने के लिए भेजूंगा। मैं महामहिम को ऐसा न करने की सलाह दूंगा। वीर प्रताप सिंह ने बिना किसी शिष्टाचार के युवराज की बात काटी और ठंडे स्वर में कहा, सम्राट ऐसे राजकुमारों से नफरत करते हैं जो अपना असली काम नहीं करते। महामहिम, यहाँ चाय पर अपना समय बर्बाद करने के बजाय आपको अपनी साधना पर ध्यान देना चाहिए और जल्दी से युन्नू संप्रदाय का आंतरिक शिष्य बनना चाहिए। इस कहानी में अब भावनाओं का एक नया द्वंद्व शुरू हो गया है, जहां अवनी चौहान अपनी बातों से बड़े बड़ों की बोलती बंद कर रही है। आइए देखते हैं कि वीआईपी कमरे के बाहर ये तीखी बहस क्या मोड़ लेती है। युवराज जय की मुस्कान वहीं जम गई और उनकी नीली आंखों में एक अजीब सी झेप दिखाई दी। युन्नू संप्रदाय अग्नि साम्राज्य का सबसे बड़ा साधना संप्रदाय है। देश के सभी प्रतिभाशाली युवा इसमें प्रवेश पाना अपने लिए बड़े सम्मान की बात मानते हैं और शाही परिवार या कुलीन लोग भी इसके अपवाद नहीं हैं। युवराज जय 15 वर्ष की आयु में युन्नू संप्रदाय में शामिल हुए थे, लेकिन 2 साल बाद भी वे केवल एक बाहरी शिष्य ही थे। चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वे 9वें स्तर को पार करके आंतरिक संप्रदाय में नहीं पहुंच सके। जैसा कि कहा जाता है, तुलना खुशी की दुश्मन है। 17 साल के युवराज जय के पास 9वें स्तर की फ्रेंसी क्यूई थी, जो काफ़ी प्रभावशाली थी। लेकिन राजकुमार शौर्य की तुलना में वे कहीं नहीं ठहरते थे।
शौर्य 13 साल की उम्र में 9वें स्तर पर पहुंच गया था, 14 साल में संत स्तर में प्रवेश करके आंतरिक शिष्य बन गया था और अब 25 साल की उम्र में शीर्ष स्थान पर मजबूती से काबिज था। राजकुमार शौर्य सम्राट का गौरव बन गया था, जबकि जय ने सम्राट को बार बार निराश किया था। अवनी का पलटवार और वीर प्रताप की बोलती बंद। तुम किस बात पर इतना घमंड कर रहे हो? जब युवराज जय पूरी तरह से निराश महसूस कर रहे थे, तभी उनके बगल से एक स्पष्ट और निडर लड़की की आवाज़ गूंजी, वीर प्रताप सिंह, तुम केवल 17 साल के हो और तुम अभी सिर्फ 7वें स्तर की ऊर्जा पर हो। तुम महामहिम युवराज के बराबर भी नहीं हो। अगर महामहिम युवराज सम्राट को चाय परोसते हैं तो इसमें क्या गलत है? ये तो भक्ति का कार्य है, तुम क्या जानो? तुम शाही रक्षकों के महज एक उप कमांडर हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सम्राट की इच्छा जानने का दावा करो? तुम्हें कैसे पता कि सम्राट को फूलों वाली चाय पसंद नहीं है? वीर प्रताप सिंह के माथे की नसें फड़कने लगीं। उसने अवनी चौहान को ऐसे घूरा मानो वह उसे अपनी नज़रों से ही छेद देना चाहता हो। क्यों? दूसरों की मंगेतर अपने मंगेतर की प्रशंसा करती हैं, उन्हें सम्मान देती हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। ये हमेशा उसे नीची नज़र से देखती है और बार बार उसका अपमान करती है। मुझे बस पता है। वीर प्रताप सिंह को लगा कि उससे बहस करना उसके ही दिमाग को खराब करना है। अवनी चौहान ने अपनी भौहें उचकाईं, उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। क्या तुम सम्राट के पेट के कीड़े हो या उनके द्वारा निकाला गया मल? वीर प्रताप सिंह, वह कितनी असभ्य थी। उसका मुंह इतनी गंदगी से भरा था कि वीर को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह इसका क्या जवाब दे। युवराज की नई भावनाएं और अधिकारों का टकराव। अवनी चौहान और वीर प्रताप सिंह को इतनी तीखी बहस करते देख न जाने क्यों युवराज जय को एक अजीब सी कमी और उलझन महसूस हुई। वह उन्हें इस तरह लड़ते हुए नहीं देखना चाहते थे। अगर संभव होता तो वह खुद वीर के साथ बहस करना पसंद करते। उनके दिमाग में अचानक एक विचार आया, उन्हें अवनी का अन्य पुरुषों के साथ, यहाँ तक कि उसके मंगेतर के साथ भी, बहुत अधिक बातचीत करना पसंद नहीं था। अवनी जी, नीलामी शुरू होने वाली है, चलिए निजी कमरे में चलते हैं, युवराज जय ने विनम्रता से निमंत्रण दिया। वीर प्रताप सिंह के माथे की नस फिर से फड़की और उसने तुरंत आदेश देने वाले लहजे में कहा, हे असभ्य महिला, मेरे निजी कमरे में आओ। अवनी चौहान ने त्योरियां चढ़ाईं। वह युवराज जय के निमंत्रण को तो समझ सकती थी, लेकिन वीर क्या चाहता था? क्या वह उससे बहुत नफरत नहीं करता था? जनरल वीर। युवराज जय की आंखें, जो आसमान की तरह साफ थीं, धीरे धीरे गहरी हो गईं और समुद्र की तरह गहरे नीले रंग में बदल गईं। इस युवराज ने अवनी जी के साथ पहले ही आने का तय कर लिया था। वीर प्रताप सिंह ने युवराज की आंखों में आया ये बदलाव देखा और बहुत हैरान हुआ। वह बेकार युवराज, जो हमेशा इतना डरपोक रहता था, सच में अवनी के लिए इस बार गंभीर हो गया था। हे, ये दिलचस्प है। महामहिम, मेरी सहमति के बिना मेरी मंगेतर के साथ योजनाएं बनाने के पीछे आपके क्या इरादे हैं? वीर ने तीखे स्वर में पूछा। इस कहानी में अब वीआईपी मंजिल पर प्यार, जलन और राजनीति का एक बेहद दिलचस्प और तनावपूर्ण ड्रामा शुरू हो गया है। आइए देखते हैं कि अवनी चौहान इस अजीबोगरीब स्थिति से कैसे बाहर निकलती है। मंगेतर। वीर प्रताप सिंह, क्या तुम पहले से ही किसी और के प्यार में पागल नहीं हो और अवनी जी से अपनी सगाई तोड़ने के लिए बेताब नहीं हो? तुम अपनी खुद की खुशियों के पीछे भाग सकते हो, तो तुम अवनी जी के मामले में क्यों दखल दे रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा ये दोहरा मापदंड कुछ ज्यादा ही पार हो रहा है? युवराज जय के हमेशा शांत और सौम्य रहने वाले सुंदर चेहरे पर एक दुर्लभ गंभीरता छा गई। वीर प्रताप सिंह बेहद हैरान हुआ और उसने तीखे स्वर में कहा, महामहिम, मुझे मत बताइए कि आप इस नाकारा महिला में दिलचस्पी रखते हैं। युवराज जय के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई और उन्होंने बेखौफ होकर कहा, तो क्या हुआ अगर दिलचस्पी है और क्या हुआ अगर नहीं है? तुम। वीर प्रताप सिंह गुस्से से आग बबूला हो गया। ये युवराज हमेशा से शक्तिहीन और प्रभावहीन था, वह हमेशा डरपोक रहता था और कभी किसी चीज के लिए नहीं लड़ता था, दूसरों को उकसाने की तो बात ही छोड़िए। लेकिन इस बार अवनी चौहान की खातिर युवराज ने अपने नियमों को तोड़ दिया था। महामहिम, क्या आप मेरे खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहे हैं? युवराज जय ने हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दिया। वे बस वहीं खड़े रहे और वीर प्रताप सिंह को घूरते रहे। दोनों की नज़रें टकरा रही थीं, मानो हवा में चिंगारियां और बिजलियां कड़क रही हों। अवनी की बोरियत और एक अप्रत्याशित फैसला। इन दो बेहद आकर्षक पुरुषों के बीच का माहौल तनावपूर्ण और घुटन भरा हो गया था। लेकिन अवनी चौहान को ये सब बहुत उबाऊ लग रहा था। उसे पूरा यकीन था कि वह वीर प्रताप सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं करती है और युवराज जय के साथ उसका रिश्ता केवल एक व्यापारिक साझेदारी का था, जिसमें कोई भी रोमांटिक भावना नहीं थी। उसकी नज़र में इन दोनों पुरुषों के बीच की ये दुश्मनी और बहस पूरी तरह से अर्थहीन थी। ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अवनी चौहान की यह लापरवाही भरी टिप्पणी उन दोनों आदमियों के बीच गिराए गए किसी परमाणु बम जैसी थी। तुम दोनों को अब बहस करना बंद कर देना चाहिए। युवराज जय और वीर प्रताप सिंह ने एक ही समय में अपना सिर घुमाया और अविश्वास से अवनी चौहान को घूरने लगे। यह महिला,
शिवांश की चतुराई और वीआईपी कमरा नंबर 10। प्यारी अवनी, इधर आओ, इधर आओ। तभी किसी बेहतरीन पुरानी शराब जैसी एक सुरीली आवाज़ हवा में गूंजी। प्रबंधक जी बाई ने बताया कि वीआईपी कमरा नंबर 10 के मेहमानों ने अपनी बुकिंग रद्द कर दी है, इसलिए मैंने इसे तुम्हारे लिए बुक कर लिया है। युवराज जय और वीर प्रताप सिंह दोनों की नज़रें एक साथ उस नीच पुरुष रखेल पर पड़ीं। शिवांश सूर्यवंशी ने चांद जैसी सफ़ेद लंबी पोशाक पहनी हुई थी, जिसकी कमर पर शुभ बादलों की कढ़ाई वाला एक लाल रंग का बेल्ट था। उसका आकर्षक चेहरा सूर्य देवता जैसा लग रहा था। उसकी तीखी आंखों में चालाकी की चमक थी और उसके कामुक पतले होठों पर जीत की एक शानदार मुस्कान थी। वह कितना चतुर था। शिवांश सूर्यवंशी मन ही मन जोर से हंस रहा था। नीलामी में आने से पहले उसने सुना था कि प्यारी अवनी युवराज जय के साथ जाने वाली है। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा था, लेकिन वह इस बात से बहुत नाखुश था। आज जब युवराज ने सीधे तौर पर वीर प्रताप सिंह का सामना किया, तो शिवांश को यकीन हो गया कि इस युवराज के मन में अवनी के लिए एक विशेष स्नेह है। ऐसी चीज को कभी भी पनपने नहीं दिया जा सकता था। शिवांश सूर्यवंशी की गहरी आंखें पल भर में सिकुड़ गईं और गहरे पन्ना हरे रंग में बदल गईं। उसने एक अनजानी और खौफनाक हत्यारी आभा छोड़ी। वीर प्रताप सिंह भले ही मंगेतर है, लेकिन वह बिल्कुल भी खतरा नहीं है। असली खतरा ये युवराज जय है, जिसका स्वभाव सुरुचिपूर्ण और मासूम है। एक सफ़ेद खरगोश जैसा ताज़ा और प्यारा। क्या वह इस पर विश्वास करेगा? बिल्कुल नहीं। शिवांश खुद एक पुरुष था, इसलिए वह इसे किसी और से बेहतर जानता था कि इस खरगोश ने अभी तक अपने खतरनाक नुकीले दांत नहीं दिखाए हैं। चेरी वाइन की दावत और पीछे छूटे दावेदार। हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा किया। अवनी चौहान ने बस वीर प्रताप सिंह और युवराज जय को वहीं उनके हाल पर छोड़ दिया। वह सीधे शिवांश सूर्यवंशी के पास गई, उसे एक प्रशंसा भरी नज़र दी और कहा, चलो चलते हैं। अपनी तारीफ सुनकर खुशी से फूला न समाते हुए शिवांश सूर्यवंशी की खूबसूरत तीखी आंखें अर्धचंद्र में बदल गईं और वह मासूमियत से मुस्कुराया। मैंने तुम्हारी पसंदीदा चेरी वाइन तैयार की है, जो किसी की उन फूलों वाली चाय से कहीं ज्यादा बेहतर है। ये युवराज जय पर एक सीधा और करारा तंज था। इस कहानी में अब वीआईपी कमरे के अंदर की नोकझोंक और बाहर की भव्य नीलामी का शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। युवराज जय और शिवांश की खामोश टक्कर। पीछे तिरछे खड़े युवराज जय की हमेशा रहने वाली कोमल मुस्कान अचानक गायब हो गई और उन्होंने थोड़ी नाराजगी से शिवांश सूर्यवंशी को घूरा। शिवांश सूर्यवंशी बिल्कुल नहीं डरा और उसने युवराज जय की नज़रों से नज़रें मिलाते हुए बेखौफ होकर कहा, क्या मैं तुमसे डरता हूँ? युवराज जय थोड़े हैरान रह गए। आखिर इस आदमी की असली पहचान क्या है? एक साधारण रक्षक की आंखों में ऐसी शाही और खौफनाक आभा कैसे हो सकती है, जिसने पल भर के लिए उनकी सांसें ही रोक दी? अवनी चौहान ने उनके बीच नज़रों के इस सूक्ष्म टकराव पर ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान शिवांश की चेरी वाइन पर था, इसलिए उसने वीआईपी कमरा नंबर 10 का दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। चेरी वाइन बनाम फूलों वाली चाय, ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। चमकदार गिलास को होठों से लगाते ही नारंगी लाल चेरी वाइन से एक समृद्ध महक उठने लगी। अवनी चौहान ने तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारे हुनर में और भी निखार आ गया है। ये तुम्हारी पिछली अंगूर की वाइन से भी बेहतर है। अपनी तारीफ सुनकर शिवांश सूर्यवंशी मुस्कुराया, जिससे उसके सफ़ेद दांत चमक उठे। ये स्वादिष्ट क्यों नहीं होगी? उसने ये वाइन बनाने के लिए खास हंग्री फॉरेस्ट से रात की चेरी तोड़ी थी, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी का सार समाया हुआ था। कैसा लगा? यह उस फूलों वाली चाय से बेहतर है ना? अपनी खुशी में वह युवराज को नीचा दिखाने से खुद को रोक नहीं पाया। अवनी चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा, शराब और चाय बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, इसलिए इनकी तुलना करने का कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर शिवांश सूर्यवंशी थोड़ा चिढ़ गया और वाइन के जार को कसकर पकड़ते हुए जिद्दी बच्चे की तरह बड़बड़ाया, यह उसकी फूलों वाली चाय से बेहतर है। समर का समर्थन और एक नया गठबंधन। तभी नन्हे शैतान समर ने अपनी वाइन का घूंट लेते हुए होठों पर जीभ फेरी और कहा, हे दीदी, आप रोमांस के मामले में इतनी नासमझ कैसे हो सकती हैं? मुझे भी लगता है कि कुंवर शिवांश की वाइन युवराज की चाय से बहुत बेहतर है। शिवांश सूर्यवंशी की तीखी आंखें चमक उठीं। बच्चे, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। समर चहकते हुए वाइन का एक और गिलास लेने लगा। मैंने अभी बाहर सब देखा। वह राजकुमार आपको पसंद करता है ना? लेकिन मुझे लगता है कि वह कुंवर शिवांश जितने अच्छे नहीं हैं। पहली बार शिवांश सूर्यवंशी को यह बच्चा आश्चर्यजनक रूप से अच्छा और समझदार लगा। अपने बगल में इन दोनों को इस तरह बात करते देख अवनी चौहान को गहरी बेबसी महसूस हो रही थी। भव्य नीलामी की शुरुआत। धम्मक। तभी किसी शाम के नगाड़े और सुबह की घंटी की तरह ध्वनि तरंगे गूंज उठीं। नीचे पहली मंजिल से एक कान फाड़ देने वाले नगाड़े की आवाज़ ने अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार की नीलामी की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा कर दी। नीचे का नज़ारा बेहद भव्य और भीड़भाड़ वाला था। पहली मंजिल का हॉल 10,000 सीटें पूरी तरह से भरी हुई थीं। खचाखच भीड़,
गलियारों और पीछे की पंक्तियों में अभी भी लगभग 7-8 हजार मेहमान खड़े थे, जो इस शानदार नीलामी को देखने के लिए खड़े रहने को भी तैयार थे। वीआईपी अतिथि, जबकि पहली मंजिल पर आम रईस और व्यापारी थे, दूसरी मंजिल शाही परिवार के सदस्यों या सर्वोच्च साधना वाले उस्तादों के लिए आरक्षित थी। मंच पर सुनहरे बहते बादलों से उकेरा गया एक काला पर्दा धीरे धीरे पीछे हटा। वहां सुनहरे नानमू लकड़ी से बनी एक कीमती चौकोर मेज पर नीलामी की पहली वस्तु रखी थी, एक मटन फेड सफेद जेड की बोतल जिसमें बहुचर्चित उन्नति औषधि मौजूद थी। इस कहानी में नीलामी का रोमांच अब शुरू हो गया है, जहां न केवल बेशकीमती औषधियां दांव पर हैं, बल्कि कुलीन परिवारों की प्रतिष्ठा और महत्वाकांक्षाएं भी आपस में टकरा रही हैं। प्रबंधक जी बाई 27-28 वर्ष के थे और उनके चेहरे पर एक सुसंस्कृत मुस्कान थी। उनकी आंखें बेहद तीखी थीं, उनका जबड़ा चौड़ा था, जो किसी भी प्रभावशाली नेता की विशिष्ट पहचान होती है। वे मेज के पीछे अपनी पीठ एकदम सीधी करके बैठे थे। आमतौर पर नीलामी के मेज़बान खड़े रहते हैं, लेकिन जी बाई बैठे रहे और पूरे हॉल में किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। एक दूसरी श्रेणी के औषधि निर्माता के रूप में जी बाई का रुतबा इतना बड़ा था कि शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों को भी उनके सामने सम्मान दिखाना ही पड़ता था। इस बार हमारे अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार द्वारा नीलाम की जाने वाली वस्तु एक बिल्कुल नया उत्पाद है, जी बाई ने अपनी गहरी आवाज में घोषणा की। यह एक मध्यम श्रेणी की प्रथम स्तरीय उन्नति औषधि है, जिसकी प्रभावशीलता बाजार में मौजूद आम औषधियों से 10 गुना अधिक है। ये चौथे से छठे स्तर की फ्रेंसी क्यूई वालों के लिए है और इसकी सफलता दर 100% है। ये सुनते ही पूरे हॉल में मौजूद मेहमान उत्साह से भर गए। कुलपति जियांग और एक छिपी हुई महत्वाकांक्षा। पहली मंजिल की लॉबी के दाहिने हिस्से में 16वीं पंक्ति के एक कोने में कुलपति जियांग और राजधानी की सबसे प्रतिभाशाली महिला जियांग युनलियू बैठे थे। 50 पार कर चुके कुलपति जियांग महारानी के सगे पिता थे और राजकुमार शौर्य व सुवर्णा के नाना थे। जियांग युनलियू महारानी की भतीजी और कुलपति जियांग की पोती थी, जिसे राजकुमार शौर्य की मंगेतर चुना गया था। अपने उच्च रुतबे के बावजूद कुलपति जियांग शर्मिंदगी के कारण सिर झुकाए कोने में छिपे थे। सुवर्णा ने सच में हद कर दी। कुलपति जियांग का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार के प्रवेश द्वार पर चौहान परिवार के सामने सरेआम घुटने टेक दिए। उसने महारानी का सिर शर्म से झुका दिया है। जियांग युनलियू ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, सुवर्णा की बात तो छोड़िए, लेकिन शौर्य भैया भी इसमें शामिल हो गए। इस घटना ने उनकी छवि को भारी नुकसान पहुंचाया है और युवराज बनने के उनके रास्ते पर यह एक बड़ा दाग बन जाएगा। चौहान परिवार की वह बड़ी बेटी सच में बहुत कष्टप्रद है। कुलपति जियांग ने अपनी पोती को शांत करते हुए कहा, युनलियू, तुम राजकुमार शौर्य की मंगेतर हो। वापस जाकर उन्हें समझाना कि वे कुछ समय के लिए शांत रहें। तुम लंबे समय से छठे स्तर पर फंसी हो। अगर तुम इस नीलामी में उन्नति औषधि खरीद सको तो तुम 7वें स्तर पर पहुंच जाओगी। राजकुमार शौर्य की साधना बहुत उच्च है, तुम्हें उनके बराबर खड़ा होना होगा। जियांग युनलियू की पहली बड़ी बोली। नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी थी। जी बाई ने घोषणा की, एक बोतल में 10 उन्नति औषधियां हैं। नीलामी की शुरुआती कीमत 3000 चांदी के सिक्के है। प्रत्येक अगली बोली कम से कम 500 चांदी के सिक्के अधिक होनी चाहिए। बोली लगनी शुरू हुई। 4000 चांदी के सिक्के, 5000, 6000। जियांग युनलियू थोड़ी अधीर हो गई थी। राजकुमार शौर्य के योग्य बनने और 7वें स्तर पर पहुंचने की उसकी लालसा इतनी तीव्र थी कि उसने सीधे एक भारी कीमत बोल दी, 10,000 चांदी के सिक्के। 10,000 चांदी के सिक्के कोई छोटी रकम नहीं थी। राजधानी में एक खाते पीते परिवार के लिए ये जीवन भर बिना काम किए आराम से गुजारा करने के लिए काफ़ी थी। उसकी कुल जमापूंजी ही 15,000 सिक्के थी, लेकिन उसने ये दांव खेल दिया था। इस नीलामी में सचमुच पैसों की बारिश और भावनाओं का जबरदस्त ज्वार देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं कि 10,000 सिक्कों की उस भारी बोली के बाद क्या होता है। अध्याय 135। 20,000 चांदी के सिक्कों की बोली और युवराज का महंगा तोहफा। जैसे ही 10,000 चांदी के सिक्कों की कीमत की घोषणा हुई, नीलामी हॉल में सन्नाटा छा गया और लंबे समय तक किसी ने कीमत नहीं बढ़ाई। प्रबंधक जी बाई भी अचंभित थे। एक अनुभवी प्रबंधक के रूप में वे जानते थे कि प्रथम श्रेणी की उन्नति औषधि की 10 गोलियों के लिए उचित कीमत लगभग 3,000 से 6,000 चांदी के सिक्कों के बीच होनी चाहिए थी। 10,000 सिक्कों की यह छलांग पूरी तरह से अप्रत्याशित थी। 10,000 चांदी के सिक्के पहली बार, 10,000 चांदी के सिक्के दूसरी बार। इससे पहले कि प्रबंधक जी बाई तीसरी बार घोषणा करते, दूसरी मंजिल के वीआईपी कमरा नंबर 9 से अचानक एक पुरुष की आवाज़ गूंजी, 20,000 चांदी के सिक्के। ये सुनते ही पूरे हॉल में मौजूद हजारों मेहमानों की सांसें अटक गईं। वह आवाज़ स्पष्ट रूप से युवराज जय की थी। 20,000 चांदी के सिक्के। शाही दरबार के एक प्रथम श्रेणी के अधिकारी को पूरे साल के वेतन के रूप में केवल 800 सोने के सिक्के मिलते हैं। ये बोली तो हद ही पार कर गई थी। कुलपति जियांग की खींच और जियांग युनलियू की निराशा।
जियांग युनलियू का चेहरा पीला पड़ गया। क्यों? युवराज जय ऐसा क्यों कर रहे हैं? वे मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हैं? युवराज पहले से ही 9वें स्तर की फ्रेंजी क्यूई पर हैं, इसलिए इस उन्नति औषधि का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। युवराज का घमंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, जो वे जियांग परिवार को उकसाने की हिम्मत कर रहे हैं। कुलपति जियांग का चेहरा भी कठोर हो गया और उन्होंने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैंने सुना है कि उनके चाय बागान ने इस महीने काफी पैसा कमाया है। 20,000 चांदी के सिक्कों में 10 उन्नति औषधियां खरीदना, वे सच में अमीर और शक्तिशाली हो गए हैं। 20,000 चांदी के सिक्कों की कीमत के बाद किसी की भी बोली बढ़ाने की हिम्मत नहीं हुई। एक अप्रत्याशित तोहफा और समर की हैरानी। पहली बोली पूरी होने के बाद प्रबंधक जी बाई ने अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार के एक रक्षक को व्यक्तिगत रूप से वीआईपी कमरा नंबर 9 में उन्नति औषधि की बोतल पहुंचाने के लिए भेजा। महामहिम, ये रही आपकी औषधि। रक्षक सम्मानपूर्वक दरवाजे पर खड़ा था। युवराज जय ने सिर हिलाया, लापरवाही से 20,000 सिक्कों का भुगतान किया, लेकिन दवा की बोतल नहीं ली। इसके बजाय उन्होंने अगले कमरे की ओर इशारा किया और कहा, इस उन्नति औषधि को वीआईपी कमरा नंबर 10 में भेज दो। रक्षक ने सिर हिलाया और 10वें वीआईपी कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। खट खट खट, क्या काम है? 10वें कमरे का दरवाज़ा जरा सा खुला और एक प्यारे से छोटे लड़के का चेहरा बाहर निकला। ये समर चौहान था। रक्षक ने सम्मानपूर्वक उन्नति औषधि की बोतल उसे सौंप दी। समर ने पहचान लिया कि यह क्या था और वह अविश्वास से आंखें फाड़कर बोला, भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। यह उन्नति औषधि हमने नहीं खरीदी है, इसे युवराज ने खरीदा है। रक्षक ने अपना सिर हिलाया और जिद करते हुए सफ़ेद जैद की बोतल समर के हाथ में थमा दी और भावहीन होकर कहा, ये युवराज का ही आदेश है। समर दंग रह गया। वह उन औषधियों को वापस कमरे में ले गया, उन्हें अवनी चौहान के सामने रखा और उसका चेहरा फूले हुए गुब्बारे जैसा हो गया। दीदी, ये युवराज आपको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? उन्होंने इसे जीतने के लिए इतना पैसा खर्च किया और वह भी सिर्फ आपके लिए। शिवांश की भयंकर जलन और अवनी की शांति। ये सुनते ही शिवांश सूर्यवंशी गुस्से से आग बबूला हो गया। ये बर्दाश्त के बाहर है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी छाती गुस्से से ऊपर नीचे हो रही थी और उसकी तीखी आंखों में एक खौफनाक और जानलेवा आभा घूम रही थी। युवराज जय का क्या मतलब है जो वह ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे प्यारी अवनी उसकी औरत हो? अवनी चौहान अपनी नर्म कुर्सी पर पीछे की ओर झुकी हुई थी और अपने हाथ में जैद के चमकदार वाइन ग्लास को धीरे धीरे घुमा रही थी। उसकी मुद्रा बेहद शांत थी और उसकी खूबसूरत आंखें किसी प्राचीन कुएं की तरह गहरी और अथाह थीं। उसके पास बस कुछ सिक्के क्या आ गए, वह खुद को बहुत बड़ा रईस समझने लगा है। शिवांश सूर्यवंशी ने अवनी चौहान को ध्यान से देखा, उसकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार करते हुए बोला, प्यारी अवनी, बस एक बार आदेश दो और मैं अभी वीआईपी कमरा नंबर 9 में जाकर उसकी अच्छी तरह से पिटाई कर दूंगा। अवनी चौहान के होठों पर एक बेबस मुस्कान आ गई और उसने कहा, क्या इस बात पर इतना गुस्सा करना सच में ज़रूरी है? ये सिर्फ उन्नति औषधियों की एक बोतल है जो मेरे लिए वैसे भी बेकार हैं। चूंकि उसने इन्हें भेजा है तो इन्हें समर को दे दो, उसे अभी भी इनकी ज़रूरत है। अवनी द्वारा खुद की बनाई हुई 10,000 सिक्कों की औषधि वापस मुफ्त में पा लेना एक शानदार व्यावसायिक जीत है। लेकिन क्या शिवांश सूर्यवंशी इतनी आसानी से युवराज जय को छोड़ देगा या वह अपना गुस्सा उतारने का कोई और तरीका ढूंढेगा? अवनी ने तो बड़ी चालाकी से अपने ही हाथों बनाई हुई 10,000 के सिक्कों वाली जादुई औषधि को युवराज के पैसों से मुफ्त में वापस पा लिया, एक शानदार जीत। लेकिन शिवांश की जलती हुई आंखों में जो खौफनाक गुस्सा है वो शांत होने वाला नहीं है। क्या शिवांश सच में वीआईपी कमरा नंबर 9 में जाकर युवराज जय की हड्डियां तोड़ देगा, या अवनी अपने इस जुनूनी आशिक को रोकने के लिए कोई नया पासा फेंकेगी? जानने के लिए कहानी का अगला हिस्सा मिस मत करना।